आज 4 बातें बताना चाहता हूं। ये चारों बातें चुनाव, लोकतंत्र और हिंदुत्व से जुड़ी हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, मगर अब हिंदुत्व भी उसकी शर्त बताई जा रही है, ताकि ना चुनाव बचे ना लोकतंत्र। कैसे, यही जानेंगे आज। कैराना में भी 10 फरवरी को वोट पड़े, उसी कैराना में जहां अमित शाह और योगी जी ने धुआंधार प्रचार किया था। फिर चुनाव खत्म होने के बाद एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से मिली ईवीएम मशीन। जिस गाड़ी में ये ईवीएम मशीन मिली, उस गाड़ी पर कैराना के जोनल मजिस्ट्रेट का स्टिकर लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर ढूंढ निकाली। कुछ रिपोर्ट्स कह रही ईवीएम मशीन एक से ज्यादा थी। बताया गया कि ये रिजर्व वाली मशीनें थीं, लेकिन क्या इन मशीनों का कोई माई बाप नहीं होता? क्या रिजर्व ईवीएम मशीन कहीं भी रखी जा सकती हैं? क्या उनकी हिफाजत नहीं होती? और हिफाजत होती है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ईवीएम मशीन तो पोलिंग बूथ पर होनी चाहिए। वोट डाले जाने के बाद ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ डेजिग्नेटेड स्ट्रांग रूम में रखवाया जाता है। जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम मशीनें क्या कर रही थी? चुनाव में ईवीएम की लूट कौन करवा सकता है? वही जिसे सत्ता वापस मिलने के बारे में थोड़ी सी भी शंका हो। और पहले चरण की वोटिंग में खबर यह आ रही है कि इस बार पश्चिम यूपी से बीजेपी की सीटें काफी कम होंगी। बीजेपी की बेचैनी का आलम यह था कि चुनाव पूर्व संध्या को गोदी मीडिया न्यूज चैनलों पर प्रधानमंत्री का 70 मिनट का लंबा इंटरव्यू चलता है। पहले चरण की वोटिंग से 10 घंटे पहले। चुनाव आयोग से ये उम्मीद मत करिएगा कि वो प्रधानमंत्री या बीजेपी से पूछेगा कि आखिर चुनाव से चंद घंटे पहले ये इंटरव्यू क्यों चला। लेकिन एक बार गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी के इंटरव्यू को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जरूर भेजा था। इस काल की राजनीतिक सामाजिक फिजा में मर्यादा शब्द दरअसल उतना ही बाहरी हो चुका है जितना कि देश के एक विशेष तबके के नागरिक बताए जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से भी किसी मर्यादा की कोई उम्मीद मत रखिएगा। खैर, उस इंटरव्यू में मोदी जी ने वंशवाद राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका इशारा केवल कांग्रेस की ओर नहीं था, बल्कि सपा जैसी पार्टियां भी थी जो यूपी में बीजेपी को चैलेंज कर रही। यानी मोदी जी एक तरह से पूरे विपक्ष को ही लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे थे। पिछले दिनों जो देश में गतिविधियां हुई, उससे 2 तस्वीरें उभर कर आती हैं। पहली तस्वीर बीजेपी शासित कर्नाटक से, जहां पिछले 3-4 दिनों से चंद मुस्लिम छात्राओं के हिजाब को मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर क्या है? देश का प्रधानमंत्री पहले संसद के जरिए और फिर गोदी मीडिया के जरिए एक इंटरव्यू में जनता को यह मैसेज दे रहा कि विपक्षी पार्टियां नकारा हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाकायदा इंटरव्यू दे रहा है। यानी एक तरफ हिंदुत्ववादी सोच और एक पार्टी की एक छत्र राज की परिकल्पना, यानी बिना विपक्ष वाला लोकतंत्र। क्या ऐसा होगा नए भारत का लोकतंत्र कि लोकतंत्र का महज खोल बचेगा और अंदर से उसे खोखला कर दिया जाएगा? विपक्ष मुक्त भारत के मायने अगर आपको ठीक से अभी भी समझ में नहीं आ रहे तो उसके लिए आप ईश्वरप्पा की मदद ले सकते हैं। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने साफ साफ बोल दिया कि लाल किले पर एक दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जगह भगवा झंडा फहराएगा। आज नहीं तो कल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ईश्वरप्पा ने यह जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि शिवमोगा के सरकारी कॉलेज में आखिर चंद भगवाधारियों ने कैसे उस खंबे पर भगवा झंडा लगा दिया जिस पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। हिंदुत्ववादी सोच में तिरंगे की जगह भगवा झंडा, इसको लेकर भी समय समय पर तरंगे उठती रहती हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। दरअसल ईश्वरप्पा के भगवा झंडे के समर्थन वाले इस बयान के बाद अब यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुद्दा चंद मुस्लिम छात्राओं का कॉलेज में हिजाब पहनने की जिद नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि हिंदुत्ववादियों को ये नागवार गुजर रहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में कैसे कोई दूसरा मजहब अपने मन की कर सकता है। कपड़े, खान पान, सब कुछ बहुसंख्यकों के मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए। और जितनी पुरजोर तरीके से ये बातें चुनावी राज्यों तक पहुंचाई जाएं, उतना बीजेपी के लिए मुफीद है। अब हिंदुत्व समझने के लिए आपको एक और उदाहरण देता हूं। 10 फरवरी को जब यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे थे, तो खबर आई कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लखीमपुर में 7 किसानों की हत्या में मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा। अजय मिश्रा टेनी के बेटे, गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर इन्होंने, याद है ना। टेनी के बेटे को जमानत दिए जाने पर कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं रहा होगा, तभी तो हाईकोर्ट ने जमानत दी। उधर चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी योगी प्रशासन की कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ रहे थे कि कानून तोड़ने वालों को योगी जी ने जेल भेजा, उनको महल भेजेंगे क्या, ये बोल रहे थे मोदी जी। यहां तो हत्या का आरोपी केंद्रीय मंत्री का बेटा जमानत देकर जेल से बाहर है। राजा को कोई आपत्ति नहीं है, मंत्री का लाडला बेटा महल वाले ठाट बाट के साथ अब जिंदगी जिएगा। चुनाव के दौरान क्या क्या गुल खिलाएगा, देखते जाइए। मैसेज अपर कास्ट ब्राह्मण वोटर्स को था या फिर यह बताने की कोशिश कि सरकार या सत्ता बनी रही तो हत्या के आरोपियों को डरने की जरूरत नहीं है अगर वो सत्ता के साथ हैं तो। यही होगा हिंदुत्व की राजनीति में नया भारत, जहां बहुसंख्यक ये खुलकर कह पाएंगे कि वो हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। भूलिएगा मत, उमर खालिद, शर्जिल इमाम और सिद्दीक कप्पन अब भी जेल में हैं और इनमें से किसी पर हत्या का आरोप नहीं है। सिद्दीक कप्पन तो केरल का पत्रकार था जो हाथरस रेप और बलात्कार कांड में उस लड़की की रातों रात लाश जला देने की स्टोरी कवर करना चाहता था। योगी सरकार ने उसे रास्ते से ही उठाकर जेल में डाल दिया। लगभग 1.5 साल से जेल में है। उनके नए भारत में हत्यारा जेल से बाहर होगा, निर्दोष जेल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल यूपी में हिंदुत्व का एजेंडा पूरे दमखम से चलाया गया और उसी रास्ते आगे भी बढ़ने का संकल्प है। मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।